Dear students, today we will discuss one of the important topic in our respiratory system, that is COPD, chronic obstructive pulmonary disease. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर करेंगे. COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. यहाँ पे क्रॉनिक मीन्स कोई भी डिजीज़ लंबे समय से किसी पेशेंट में चली आ रही है. लंबे समय से हम कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यदि 5 to 6 मंथ या इससे ज़्यादा टाइम से यदि कोई डिजीज़ किसी पर्सन में है तो वो क्रॉनिक की कैटेगरी में आता है. टाइम जो ड्यूरेशन है क्रॉनिक का वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन या डिजीज़ टू डिजीज़. देन आता है क्रॉनिक हो गया. फिर आता है पल्मोनरी डिजीज़. पल्मोनरी डिजीज़ मीन्स रिलेटेड टू लंग्स. ठीक है. अब आता है ऑब्स्ट्रक्टिव. ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए आपको ऑब्स्ट्रक्टिव बताऊं उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो लंग डिजीज़ेस जो हैं वो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. ऑब्स्ट्रक्शन किस में हो रहा है? एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. और मेनली यहाँ पे एयर फ्लो जो है वो एयर आउट, यानी कि पेशेंट के एक्सेल करने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे. तो वो जो डिजीज़ेज़ हैं जहाँ पे पेशेंट के एयर फ्लो में एयर आउट होने में प्रॉब्लम आती है वो डिजीज़ेज़ आती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेज़ में. इसके एग्जांपल्स हैं ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस. ये सब आता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में. और सेकंड है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़. रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जैसा कि नाम से क्लियर, रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन किस में हो रहा है? लंग फिलिंग में रेस्ट्रिक्शन हो रहा है. मीन्स यहाँ पे पेशेंट एयर इन नहीं कर पा रहा है. और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जो हैं उसके एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूँ तो इसके लिए एक न्यूमोनिक होता है. वो है जिस भी डिजीज़ के एंड में सफिक्स ओसिस लगता है, OSIS. जिस भी डिजीज़ के एंड में सफिक्स ओसिस लगता है वो डिजीज़ेज आती हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में. फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि MCQs में बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की कैटेगरी में आएगी. तो 4 जो MCQs में ऑप्शन रहते हैं उनमें एक आपका ऑप्शन रहता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का. तो वो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसके एंड में ओसिस सफिक्स लगा है वो आपका रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में आएगा. इसके बारे में ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ इसके लिए अलग से एक क्लास अपलोड कर दूँगी. तो अब हम नेक्स्ट आते हैं COPD की डेफिनेशन के बारे में. तो COPD जो है इज़ ए लंग डिजीज करेक्टराइज बाय द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ऑफ द लंग एयर फ्लो दैट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इट इज़ नॉट फुली रिवर्सिबल. नॉट फुली रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे है कि पेशेंट को यदि COPD हो गया है तो ट्रीटमेंट नो डाउट इसका है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट प्रीवियसली टोटल हेल्दी कंडीशन में आ जाए ऐसा नहीं हो पाता. थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी उसमें रह जाती है. तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कि ये फुली रिवर्सिबल कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट है COPD इज एन अम्ब्रेला टर्म, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजीज आती है. अम्ब्रेला टर्म COPD है, इसमें 2 डिजीज ऐसे आ रही हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. तो इसमें था COPD जो है इसमें 2 डिजीज आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा. इन दोनों को मिला के हम COPD बोलते हैं. और COPD जो है वो अफेक्ट करता है 5% ऑफ द पॉपुलेशन को एंड एसोसिएटेड विद द हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. और अकॉर्डिंग टू द US की जो स्टडीज़ हुई उनके अकॉर्डिंग ये 3rd रैंक्ड कॉज ऑफ द डेथ होता है. अब आज हम पढ़ेंगे COPD का जो फर्स्ट पार्ट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसके बारे में. तो व्हाट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, आइटिस जहाँ पे भी लगता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन. जहाँ पे भी आइटिस आ रहा है वहाँ पे इन्फ्लामेशन है. और ब्रोंकाई मीन्स रिलेटेड टू ब्रोंक्यूल्स. ओके. तो क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से चला आ रहा है. तो डेफिनेशन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसका डेफिनेशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज ए कंडीशन associated with the excessive tracheobronchial mucus production to cause cough with expectoration. यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफाइंड एज ए कंडीशन एसोसिएटेड विद द एक्सेसिव ट्रेकियोब्रेकियल म्यूकस प्रोडक्शन. म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से कफ हो रहा है. कफ, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कफ तो है, लेकिन कफ के साथ में एक्सपेक्टोरेशन है. नॉर्मल कफ नहीं है, कफ के साथ में एक्सपेक्टोरेशन है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इसका है फॉर एटलीस्ट 3 months ऑफ द ईयर. 1 साल के 3 महीने में उसको कंटिन्यू ऐसा कफ विथ म्यूकस वाला अटैक रहेगा फॉर मोर देन 2 consecutive years. मीन्स 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, 2 years और 2 years से ज़्यादा टाइम तक ऐसा परसिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को 2019 में कफ विथ स्पूटम आया,
3 मंथ्स तक, फॉर एग्जांपल 2019 के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसको कफ विथ स्पूटम था, फिर उसको 2020 के जनवरी फरवरी मार्च में कफ विथ स्पूटम था, फिर उसको 2021 के सितंबर अक्टूबर नवंबर में कफ विथ स्पूटम था। तो यदि पेशेंट इस टाइप की हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, तो आप उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कंसिडर कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस फर्दर उसका करवा सकते हैं। तो जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मैंने इसमें डेफिनेशन में भी है कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन टू कॉज द ओके, जैसे कि इसमें है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए कि ये हेल्दी एयरवेज हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। हेल्दी एयरवेज में क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है और ये क्लियर है, तो यहाँ पे एयर का जो पाथवे है वो एकदम क्लियर है। लेकिन इन्फ्लेम्ड एयरवे हो जाता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो म्यूकस ने ब्रोंक्यूल्स को प्लग इन कर दिया, जिसकी वजह से एयर का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पा रहा है। अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो चाहे एम्फाइसीमा हो, तो सीओपीडी में मेनली जो कॉजेटिव फैक्टर होता है सीओपीडी का, वो होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट किसी भी फॉर्म में यदि सिगरेट स्मोकिंग की जाती है, तो वो दोनों ही डिजीज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा दोनों का मेन कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा इसमें रहता है सेकेंड हैंड स्मोक, यानी कि एक्टिव सिगरेट स्मोकर जो है उसके साथ में यदि कोई पर्सन रह रहा है, पैसिवली वो उसको स्मोकिंग के इरिटेंट्स उसको जा रहे हैं बॉडी में, लंग्स में, तो उसकी वजह से उसको सेकेंड हैंड स्मोकर में भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं, वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनहेल्ड इरिटेंट्स सच एज स्मोक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स एंड सॉल्वेंट्स। यदि कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले इन्वायरमेंट में यदि बहुत टाइम से रह रहे हैं, वो स्मोक इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस, जैसे कि उसको अस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, तो भी उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर्स। यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, तो भी उसको चांसेस हैं थोड़े बहुत, हालांकि इसके ज़्यादा इंसिडेंसेस नहीं होते हैं, बट फिर भी फैमिली हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स की हम बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो होती है, उसकी वजह से एम्फाइसीमा हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंसिडेंस की हम यदि बात करें तो मिडिल एंड लेट एडल्ट लाइफ में ये डिजीज़ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मोकिंग कोई चाइल्डहुड में तो स्टार्ट करेगा नहीं। यदि किसी पर्सन ने 30 इयर्स की एज में आके स्मोकिंग स्टार्ट करी है, तो ऐसा नहीं होगा कि 30 इयर्स में उसने स्मोकिंग स्टार्ट करी और 31 ईयर की एज में उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप हो गया। नहीं, ये ऑल ऑफ सडन डेवलप नहीं होता। स्मोकिंग करते करते पेशेंट को 5 to 6 ईयर या 10 ईयर्स तक हो गए, देन उसके बाद में उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप होता है। मिनिमम 5 to 6 ईयर का ड्यूरेशन डिजीज़ को डेवलप होने के लिए चाहिए होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये डिजीज़ जो है, इसका इंसिडेंस जो है वो मिडिल एंड लेट एडल्ट लाइफ में होता है, मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो मेल्स में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट आता है हमारा मोर इन स्मोकर देन इन नॉन स्मोकर। स्मोकर्स की डिजीज़ है तो स्मोकर्स में ज़्यादा होगी, नॉन स्मोकर्स जो होंगे वो तो यदि इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूटेंट्स इनहेल कर लिया या फिर पैसिव स्मोकर हैं तो उनमें हो सकता है, इसलिए उनमें चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं। मोर इन अर्बन देन इन रूरल ड्वेलर्स। अर्बन पॉपुलेशन में ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन है उसमें ही सिगरेट स्मोकिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सेकंड, अर्बन पॉपुलेशन जो है उससे में इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स का एक्सपोजर होता है इन कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन, इसलिए ये डिजीज़ जो है वो अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू रूरल ड्वेलर्स। नेक्स्ट हम बात करें पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी के लिए फर्स्ट पॉइंट आता है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो हैं उनका हाइपरट्रॉफी हो गई है और हाइपरप्लेसिया हो गया है, तो उसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सेकेंड है गॉबलेट सेल हाइपरप्लेसिया। थर्ड है रिडक्शन इन सीलेटेड सेल मूवमेंट। फोर्थ है म्यूकोसल इडीमा एंड इंट्राम्यूरल म्यूकस प्लग्स। अब हम इन चारों पॉइंट्स को हम इसमें डायग्राम में देखते हैं। ये ब्रोंक्यूल जो है उसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है। इसमें फर्स्ट जो लेयर है सीलेटेड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो लेयर है उसमें क्या होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट है, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये है हमारा गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। उन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं उनका भी यहाँ पे हाइपरप्लेसिया हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। उसकी वजह से
म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स है उसको प्लग इन कर देगा। दूसरा, सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी वो हमारी हो गई सीलेटेड कॉलम सीलेटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की लेयर है, ठीक है। इसके नीचे वाली जो लेयर है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर की जो दिख रही है आपको, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और उसके नीचे स्मूथ मसल लेयर, और सबसे स्मूथ मसल लेयर आता है, सबसे नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेयर आता है, ठीक है। तो ये लेयर्स हैं, जैसे कि ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर हो गई, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर के नीचे आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये जो ये वाला पार्ट है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर का होता है, और उसके नीचे आता है स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर आता है। ये पूरा पोर्शन है वो स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर आता है, ठीक है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, यहाँ पे होता है म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होती है, इसको हम ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड बोलते हैं। ये वाली जो है म्यूकस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया जिसको बताया है, इस ग्लैंड का नाम है ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड होती है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में जो म्यूकस होता है वो ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, और सिक्रीट होकर ऊपर ब्रोंक्यूल्स में जाता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है, जब सिगरेट स्मोकिंग होती है, सिगरेट के जो स्मोक के इरिटेंट्स होते हैं, वो इरिटेंट्स जो हैं वो इसको इरिटेंट्स के एक्सपोजर में आने की वजह से गॉबलेट सेल्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, प्लस ये ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड्स जो हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो इन दोनों के थ्रू, गॉबलेट सेल्स और ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड दोनों के थ्रू म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो वो यहाँ पे प्लग इन कर देता है। तो हमारा पैथोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट था हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो हैं उनका भी हाइपरप्लेजिया हो गया, और फिर क्या होता है, जो सीलेटेड सेल्स जो हैं उनका मूवमेंट भी उनके मूवमेंट में भी रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस प्लग इन कर गया, उसकी वजह से इनका जो मूवमेंट है वो भी नहीं हो पाता है। क्लियर। और नेक्स्ट इसमें ये पैथोलॉजी के चारों पॉइंट क्लियर हो गए। देन हमारा आता है यदि हम इसको देखें, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हमें किसी को बताना है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस किसी पेशेंट में है, तो इसका मेन जो हॉलमार्क फीचर होता है वो होता है FEV1 रेशो। FVC जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है 70 to 80% होता है। यदि ये रेशो उससे घट जाता है, उससे कम हो जाता है, तो वो एक हॉलमार्क फीचर है COPD का। तो FEV1 और FVC होता क्या है, तो FEV1 है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मीन्स पेशेंट जो एक्सपायर कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, वो लंग्स के थ्रू जो एक्सेल कर रहा है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। मीन्स पेशेंट फोर्सफुली जो एक्सेल कर रहा है 1 सेकेंड में, वो कितना अमाउंट में कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो 1 सेकेंड में जो एयर आउट होनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो FEV1 जो है वो कम हो गया। FVC क्या होता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। मीन्स लंग्स, पूरे लंग्स में से हम कितनी अमाउंट में एयर को एक्सेल कर पा रहे हैं, तो वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में FEV1 और FVC ये दोनों ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रेशियो रहता है वो नॉर्मली होना चाहिए 80%, 70 to 80%, बट COPD के केस में ये 80% से घट के 70% से भी कम, या फिर इसका यदि एग्जैक्ट वो बोला जाए तो वो 50% रह जाता है। तो वैल्यू ऑफ लेस देन 70% indicates airflow limitation and the possibility of COPD. It is the hallmark feature of COPD. Clear? तो COPD का यदि हम हॉलमार्क फीचर बताएं तो COPD के केस में क्या होता है, FEV1 और FVC जो है, इन दोनों का रेशो, ये दोनों ही कम हो जाते हैं। ये दोनों कम होते हैं तो इनकी वजह से जो इनका रेशो जो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए 80%, वो 80% से घट के 50% रह जाता है, जो कि इसका हॉलमार्क फीचर है। नेक्स्ट इसमें आता है रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स एक तो इसका हॉलमार्क फीचर में हमने देख लिया FEV1, FVC का जो रेशियो है वो कम होके 80% के बजाय 50% रह गए। दूसरा आता है रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स जो है वो डेथ के बाद में देखते हैं, ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग होता है। रीड इंडेक्स का में क्या होता है, इसमें हम रेशियो देखते हैं। रेशियो किस चीज़ का देखते हैं, थिकनेस ऑफ द ग्लैंड। यानी कि ये हमने जो फर्स्ट इस पिक्चर में आप देखिए, जैसे कि ये कंप्लीट ग्लैंड है,
ये कंप्लीट आपका जो ग्लैंड है, कंप्लीट जो ब्रोंकियल की जो वॉल है उसका कंप्लीट वॉल का थिकनेस है ना। तो थिकनेस ऑफ द कंप्लीट वॉल अपॉन टोटल थिकनेस ऑफ द एयरवेज, सॉरी रीड इंडेक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इंडेक्स क्या होता है, रीड इंडेक्स एक पोस्टमार्टम फाइंडिंग है। रीड इंडेक्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि थिकनेस ऑफ द ग्लैंड, ये ब्रोंकियल म्यूसिनस ग्लैंड जो हैं उनकी थिकनेस यानी कि ये इतना पोर्शन उसका थिकनेस का है, ये पोर्शन अपॉन थिकनेस, टोटल थिकनेस ऑफ द एयरवे। टोटल थिकनेस ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई टोटल थिकनेस ऑफ द एयरवेज, और ऊपर की तरफ इसमें जो न्यूमरेटर है वो आ रहा है हमारा थिकनेस ऑफ द ग्लैंड का, और डिनोमीटर आ रहा है टोटल थिकनेस ऑफ द एयरवेज। तो इन दोनों का जो रेशियो रहता है वो रीड इंडेक्स कहलाता है। और नॉर्मली जो ये रेशियो है वो लेस देन 40% होता है, बट इट शुड बी ओवर 40%, जैसे कि इसमें क्लियर है। रीड इंडेक्स क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द BC डिवाइडेड बाई AD। BC क्या है, ये ग्लैंड की थिकनेस है, ये वाला जो पोर्शन है ये ग्लैंड की थिकनेस है। तो इट इज़ द रेशियो BC डिवाइडेड बाई AD, कंप्लीट थिकनेस। तो नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए 0.4, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में COPD के जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको हम साइन एंड सिम्टम्स, इसके इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स कैसे होंगे